Hello students, today we are going to discuss how to draw the NCP. यानी हम नर्सिंग केयर प्लान, NCP मीन्स नर्सिंग केयर प्लान किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल से सिंपल तरीका आज हम यूज करेंगे इसको समझने के लिए। तो नर्सिंग केयर प्लान जो हम ड्रॉ करते हैं उसमें सबसे मेन चीज है उसकी जो फेजेज है। तो उसकी जो फेजेज होती हैं वो 6 फेजेज में हम नर्सिंग केयर प्लान ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली जो फेजेस है वो है असेसमेंट। सबसे पहले असेसमेंट, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस, third is goal, fourth is planning, fifth is implementation, and 6 is evaluation. तो सबसे पहले कौन कौन सी 6 फेजेज हैं? असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द पेशेंट कंडीशन, यानी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। किसके द्वारा? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद में जो सेकंड नंबर की फेज है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस यानी पहले तो हमने असेसमेंट कर लिया, मरीज की कंडीशन को पता लगा लिया कि मरीज की कंडीशन वास्तविक क्या है। किसके द्वारा? सब्जेक्टिव डाटा, यानी कि जो मरीज ने कंडीशन बताई उस आधार पर, और ऑब्जेक्टिव डाटा जो हमने वहां पर देखा कि मरीज की कंडीशन क्या थी वाइटल साइन के द्वारा। उसके बाद में अब बात करते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस यानी कि हम ये कंडीशन का पता लगा, आइडेंटिफाई द पेशेंट्स प्रॉब्लम, यानी इसमें हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द यानी असेसमेंट में हमने आइडेंटिफाई किया पेशेंट की कंडीशन को, और इसमें आइडेंटिफाई हम क्या करेंगे? पेशेंट की प्रॉब्लम को, यानी ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो मरीज की कंडीशन है, जो उसे प्रॉब्लम है, वो किस कारण से है, उस कारण का पता लगाएंगे, हम डायग्नोसिस करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? नर्सिंग डायग्नोसिस। जो दूसरी फेज है उसमें हम जिसमें हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद में थर्ड फेज है गोल, यानी फर्स्ट में हमने असेसमेंट किया, दूसरी में नर्सिंग डायग्नोसिस की, और थर्ड पेज जो गोल है उसमें हम क्या है कि सेट गोल ऑफ केयर एंड डिजायर्ड आउटकम। सेट गोल्स यानी हम इसमें गोल सेट करेंगे ऑफ केयर, यानी हमें जो देखभाल करनी है किस तरीके से उसका गोल, लक्ष्य तय करेंगे। किस लिए? डिजायर्ड आउटकम, यानी एंड जो डिजायर आउटकम है, यानी कि हमने जो लक्ष्य तैयार किया, यानी हमारा जो गोल है वो क्या है कि हमें मरीज की जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक लक्ष्य बनाया कि किस तरीके से हमें उसको ट्रीटमेंट देना है, तो वो गोल सेट करेंगे हम किसमें? फेज थर्ड गोल में। इसके बाद जो चौथे नंबर की फेज है वो है प्लानिंग।
प्लानिंग में क्या करेंगे, यानी हम जो हमने गोल निर्धारित किया है कि हमें किस तरीके से मरीज की क्योर करना है प्रॉब्लम को, किस तरीके से उसकी जो कंडीशन है उसको कंफर्टेबल करना है, उसको मरीज को जो दिक्कत हो रही है उसको कितनी जल्दी से जल्दी हमें उसको ठीक करना है। तो उसके लिए जो हमने गोल बनाया है उसके लिए हम प्लानिंग तैयार करेंगे, यानी किस तरीके से हमें मरीज को केयर देनी है उसका जो तरीका है वो निर्धारित करेंगे, वो प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग क्या है, आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, आइडेंटिफाई identify appropriate nursing action, identify appropriate nursing action, यानी कि जो हमने प्लानिंग गोल जो तैयार किया था उसके अनुसार उसको किस तरीके से हमें लागू करना है उसके लिए प्लानिंग तैयार करें। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, जो फिफ्थ फेज है वो है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन यानी जो हमने गोल निर्धारित किया था कि किस तरीके से हमें मरीज को ठीक करना है, जल्दी से जल्दी उसकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, तो उसके लिए जो हमने प्लानिंग तैयार की है उसे इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना। परफॉर्म द नर्सिंग एक्शन, परफॉर्म द perform the nursing action, identify in planning, यानी जो हमने प्लानिंग तैयार की है गोल को प्राप्त करने के लिए, जो हमने एम बनाया है कि किस तरीके से हमें मरीज को ठीक करना है, उसकी जो प्लानिंग की है उसको हमें लागू करना है, परफॉर्म करना है नर्सिंग एक्शन के द्वारा, मरीज की देखभाल करके उसे केयर देके किस तरीके से हमें उसे कवर करना है, उसकी जो प्लानिंग है उसको हमें लागू करना है। तो ये क्या है, फिफ्थ फेज है इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद में नेक्स्ट फेज है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मीन्स होता है आकलन करना, यानी हमें प्रीवियस जो कंडीशन है और उसके बाद नर्सिंग केयर जो हमने डायग्नोसिस की, उसके बाद में डायग्नोसिस के आधार पर गोल निर्धारित किया, गोल निर्धारित करने के बाद में हम उसे प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग तैयार की, उसके बाद में हमने वो प्लानिंग के अनुरूप उसको इम्प्लीमेंटेशन किया, लागू किया। उसके बाद में जो मरीज की कंडीशन है उसका आकलन करना, यानी प्रीवियस कंडीशन और जो केयर देने की वाली की बाद की जो कंडीशन है उसका आकलन करना, वो क्या है, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मींस कंपेयर द डाटा एंड जजमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग, यानी कंपेयर द डाटा यानी डाटा को कंपेयर करना प्रीवियस को और केयर देने के बाद को, और उसके बाद में जजमेंट करना, एंड जजमेंट। एंड जजमेंट निकालना कि उसकी वास्तविक कंडीशन क्या है और पहले से वो कितना बेहतर हुआ है। तो ये बात की थी हमने हाउ टू ड्रॉ द एनसीपी, यानी किस तरीके से हम नर्सिंग केयर प्लान को ड्रॉ करते हैं। तो उसमें सबसे मेन जो 6 फेजेस हैं, 6 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं के द्वारा हम नर्सिंग केयर प्लान तैयार कर सकते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें नर्सिंग केयर प्लान तैयार करना है तो वो वास्तविकता में करते किस तरीके हैं। ये पॉइंट आउट तो हो गए कि हम 6 पॉइंट के द्वारा, उस 6 पेजेस के द्वारा नर्सिंग केयर प्लान तैयार करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर अब हम किसी डिजीज को समझने की कोशिश करते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान हम तैयार कैसे करते हैं। उसी के द्वारा आप आसानी से किसी भी डिसीज वाले पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान तैयार कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अब हम नर्सिंग केयर प्लान तैयार करेंगे डायरिया के ऊपर। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से नर्सिंग केयर प्लान तैयार किया जाता है फॉर डायरिया। हम बात कर रहे थे नर्सिंग केयर प्लान किस तरीके से बनाते हैं, जो हमने 6 फेजेस अब तक समझी, जिसमें असेसमेंट था, डायग्नोसिस थी, गोल थी, प्लानिंग थी, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। उसी के आधार पर हम एग्जाम्पल के तौर पर डायरिया पर नर्सिंग केयर प्लान फॉर डायरिया
समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम नर्सिंग केयर प्लान तैयार करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर नर्सिंग केयर प्लान ऑफ ड्राई केयर, तो सबसे पहले हमने बात की थी असेसमेंट की। तो असेसमेंट में हमने जैसा कि पहले बताया था कि सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, तो जो क्लाइंट की कंडीशन है वो पता करते हैं। तो सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट क्या कहता है, पेशेंट सेज दैट आई फील एब्डोमिनल पेन विद वाटरी स्टूल, यानी पेशेंट बता रहा है कि उसके पेट में जो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, और उसके साथ में जो लूज मोशन है, वाटरी है, जो स्टूल पास कर रहा है, उसमें काफ़ी मात्रा में पानी है। तो इस आधार पर हमने सब्जेक्टिव डाटा किस पर कलेक्ट करते हैं, जो मरीज हमें आकर के बताता है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव डाटा की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम ऑब्जर्व करते हैं क्लाइंट से कि उसकी कंडीशन क्या है। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में फर्स्ट डिहाइड्रेशन है, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, डिहाइड्रेशन, क्योंकि अगर वो स्टूल पास कर रहा है, वो स्टूल पास कर रहा है तो हमें उसको डिहाइड्रेशन होगा। तो दूसरी कंडीशन स्किन वार्म एंड मॉइस्ट, यानी उसकी स्किन गर्म है और मॉइस्ट है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट लूज वाटरी स्टूल 5 टाइम्स इन ए डे, यानी उसको लूज वाटरी स्टूल हो रहा है और दिन में वो 5 बार, ये हमने मेजर किया कि वो 5 बार स्टूल पास कर रहा है। उसके बाद में हमने उसका वाइटल साइन लिया, तो टेम्परेचर कितना था, 99.6 फ़ारेनहाइट, क्योंकि स्किन वार्म हो रही थी तो टेम्परेचर कितना था, 99.6 फ़ारेनहाइट। उसके बाद में हमने वाइटल साइन में बीपी यानी ब्लड प्रेशर चेक किया, तो वो कितना था, 100/60 mmHg। उसके बाद में हमने उसकी पल्स रेट काउंट की, तो पल्स रेट 96 BPM यानी बीट्स पर मिनट। उसके बाद में असेसमेंट कर लिया हमने मरीज की कंडीशन के बारे में पता लगा लिया। अब हमने डायग्नोसिस स्टार्ट की। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरी फेज यानी डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में डायरिया रिलेटेड टू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, यानी कि हमने उसको पाया कि वो डायरिया जो है, उसने जो मरीज ने कंटामिनेटेड फूड लिया है, इंजेक्शन किया है, उसके कारण फूड जो इंजेक्शन है कंटामिनेटेड, उसके कारण डायरिया उत्पन्न हुआ है। और रिस्क फैक्टर ऑफ द इंजेक्शन ऑफ फूड विद प्रेजेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी जो फूड उसने इंजेक्शन किया है उसमें क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसके कारण डायरिया हुआ है। अब बात करते हैं हम गोल की, यानी अब हमने पहले मरीज की कंडीशन को समझ लिया, हमने डायग्नोसिस पता लगा ली, अब उसके बाद में हमने गोल की क्या, आफ्टर 8 आवर्स ऑफ नर्सिंग केयर क्लाइंट विल बी एबल टू रीएस्टेबल, यानी हम ये कोशिश करेंगे कि हमें 8 घंटे में मरीज को रीएस्टेबल करना है और मेंटेन नॉर्मल बॉवल फंक्शन, क्योंकि उसको पेन हो रहा है और बार बार लूज वाटरी स्टूल जा रहा है, तो हमें उसके बॉवल फंक्शन को मेंटेन करना है। एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है 99.6 फ़ारेनहाइट है, तो हमें मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एंड डिहाइड्रेशन, और उसको डिहाइड्रेशन है। तो ये हमने गोल यानी लक्ष्य तैयार किया कि हमें 8 घंटे में मरीज को कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आना है। उसके बाद में जैसा कि हमें पिछली फेजेस में हमने पता किया था कि असेसमेंट, डायग्नोसिस और फिर करते हैं प्लानिंग, यानी अब हम ये प्लानिंग तैयार करेंगे कि किस तरीके से हमें नर्सिंग केयर देनी है मरीज को और किस तरीके से उसे कंफर्टेबल करना है कम से कम समय में। तो प्लानिंग में सबसे पहले असिस्ट द वाइटल साइन, यानी हम इस बात की प्लानिंग करेंगे कि हमें कंटिन्यू उसके वाइटल साइन लेने हैं ताकि हमें पता चल रहे कि मरीज की कंडीशन क्या है। उसके बाद में प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन, और सबसे मेन चीज होती है जब तक मरीज रिलैक्स नहीं होगा वो ठीक नहीं हो सकता। तो सबसे मेन पॉइंट है प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन, यानी उसको कंफर्टेबल पोजीशन देने के लिए प्लानिंग तैयार करेंगे कि किस तरीके से किस पोजीशन पर हमें उसे रखना है और कंफर्टेबल रहना है। उसके बाद में मेंटेन आईवी लाइन, हमें आईवी लाइन मेंटेन करनी है क्योंकि डिहाइड्रेशन है, फ्रूट थेरेपी देनी है। तो उसके बाद में रिहाइड्रेशन थेरेपी बाय ओरल एंड आईवी फ्लूइड, और हम उसको डिहाइड्रेशन है तो रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे ओरली और आईवी फ्लूइड के द्वारा एज पर कंडीशन के आधार पर उसकी प्लानिंग तैयार करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर बाय कोल्ड एप्लीकेशन, और बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कोल्ड एप्लीकेशंस देंगे। उसके बाद में प्रोवाइडेड मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, और इस बात की प्लानिंग तैयार करेंगे कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है उसको किस तरीके से हमें मेडिकेशन देनी है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो हमने गोल निर्धारित किया है और जो हमने प्लानिंग तैयार की है उस गोल को प्राप्त करने के लिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, हमें लागू करना है, उस मरीज तक पहुंचाना है, उसको केयर देनी है। तो सबसे पहले वाइटल साइन इज असिस्ट, यानी हमने वाइटल साइन ले लिए
जिस अनुसार हमने प्लानिंग तैयार की थी और जो हमारा गोल था, एम था कि हमें उसको कंफर्टेबल पोजीशन में लाना है, तो कंफर्टेबल पोजीशन इज प्रोवाइडेड, यानी हमने उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करा दी। तीसरा आईवी फ्लूइड स्टार्ट, और हमने आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल्ड बाय कोल्ड स्पंजिंग, और हमने कोल्ड स्पंजिंग की है उसे, जो कि हमने प्लानिंग बनाई थी उसे कोल्ड एप्लीकेशन दे दी। उसके बाद में मेडिकेशन इज प्रोवाइडेड एज पर द फिजिशियन ऑर्डर, और हमने जो फिजिशियन ने जो प्लानिंग की थी, गोल्स बनाया था कंट्रोल करने के लिए, जो फिजिशियन ने मेडिसिन दी थी उसको हमने मेडिसिन उसी तरीके से उसको दी। उसके बाद में रिहाइड्रेशन थेरेपी इज प्रोवाइडेड, और हमने रिहाइड्रेशन थेरेपी कंट्रोल टू रिहाइड्रेशन करने की वो कंट्रोल करने के लिए हमने प्रोवाइड कराई। अब उसके बाद में हम इवेल्युएशन करेंगे, यानी जो हमने सोचा था, हमने गोल क्या निर्धारित किया था कि 8 आवर्स में, कम से कम टाइम में हमें उसे कंट्रोल करना है। तो जब हमने इवेल्युएशन किया तो हम 12 घंटे बाद, आफ्टर 12 आवर मरीज की कंफर्टेबल पोजीशन आती है, आफ्टर 12 आवर्स रिडक्शन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पासिंग स्टूल फ्रॉम 5 टाइम्स टू 2 टाइम्स। जैसा कि इवेल्युएशन में क्या करते हैं, आकलन करते हैं प्रीवियस डाटा और कंडीशन की, जो इस समय की कंडीशन है उसकी कंडीशन के आधार पर। तो हमें क्या उस समय फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी पासिंग स्टूल की, 5 टाइम्स, प्रीवियस में 5 बार जा रहा था स्टूल पास बाटरी, और अब वो उस कंडीशन में कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो हमने कंपेयर किया, तो इसका मतलब उसकी कंडीशन इस समय बेटर है। उसके बाद में क्लाइंट्स फील मोर बेटर एंड कंफर्टेबल देन प्रीवियस कंडीशन, और जब उसकी कंडीशन बेटर है, पहले से क्लाइंट फील मोर बेटर कर रहा है, यानी उसको अच्छा फील हो रहा है, उसके पेन भी नहीं है, जो प्रीवियस कंडीशन में पेन था, और जो स्टूल पास कर रहा था 5 टाइम वो 2 टाइम कर रहा है, और प्रीवियस कंडीशन से उसकी अब बेटर कंडीशन है। तो इस तरीके से हम डायरिया पर, नर्सिंग केयर प्लान फॉर डायरिया पर तैयार किया। इसी आधार पर इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के, इन्हीं फेजेस को लेकर के, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्यूशन, इसी के आधार पर हम किसी भी डिजीज जो पेशेंट है किसी भी डिजीज से ग्रसित है उसका नर्सिंग केयर प्लान तैयार कर सकते हैं। चाहे वो फीवर हो, डिहाइड्रेशन हो, या ट्यूबरक्लोसिस हो, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन जो एनसीवी प्लानिंग का जो तरीका है वो यही रहेगा, और इसी आधार पर आप आसानी से किसी भी डिसीज का, किसी भी पेशेंट क्लाइंट का जो कि बीमारी से ग्रसित है उसका नर्सिंग केयर प्लान तैयार कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप आसानी से हर डिसीज का नर्सिंग केयर प्लान तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।